नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकिशोर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे फूलों के बारे में, जो 11th में 12th और 10th के लिए लाभदायी होगा। तो अपना टॉपिक क्या है? फूल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लावर। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि हम फूलों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, जो फूलों का अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी। फूल का मुख्य कार्य होता है लैंगिक जनन में सहायता करना। लैंगिक जनन में सहायता करना। दोस्तों, जो लैंगिक जनन होता है वो फूल के बिना क्या होता है? असंभव होता है, क्योंकि फूल के ऊपर ही नर जनन अंग और मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं और लैंगिक जनन में इन दोनों जननांगों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो अगर पुष्प नहीं होगा तो ये भी नहीं होंगे। तो इसलिए लैंगिक जनन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका पादप में क्या जो निभाता है वो फूल निभाता है, और इसकी वजह से जो पादप है वो फल बनता है। पुष्प के जो ये मुख्य जननांग, इसको हम बोल सकते हैं मुख्य जननांग होता है ये पादप का। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मुख्य जननांग। किसका? पादपों का। ठीक है। अब इसको मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। भाग तो इसके बहुत कुछ होते हैं, वो भी हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके मुख्य 4 भाग है। 1 नंबर होता है बाह्य दलपुंज, 2 नंबर होता है दलपुंज, और 3 नंबर जो है अपना वो होता है जायांग, और 5 नंबर होता है वो होता है पुमंग। जायांग को हम मादा जननांग बोल सकते हैं। ये होता है मादा जननांग और ये होता है नर जननांग। यहाँ पर 4, 1 2 3 4, ये 4 क्या होते हैं? पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। अब हम इसको चित्र की सहायता से समझेंगे। तो चलो हम अभी पुष्प का चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया अपना चित्र। अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। जो ये नीचे की संरचना होती है, जिसको हम फूल को हम पकड़ सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। और जो यहाँ पर जो संरचना दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। जिस पर पुष्प बैठा है, ऐसे याद रखना, जिसके ऊपर पुष्प बैठा है वो क्या कहलाता है? पुष्पासन। हालांकि ये पुष्पासन सभी जो फूल होते हैं उनमें नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है और कुछ कुछ में नहीं होता है। उसके बाद हमने बात की थी 1 नंबर पॉइंट की, बाह्य दलपुंज। तो ये वाली जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और बाह्य दलपुंज हमेशा ही हरे रंग का होता है, ध्यान देना। ठीक है। बाह्य दलपुंज का कार्य होता है, पुष्प जब कली अवस्था में होता है, यानी ये पूरी तरह खिलता नहीं है, यानी कौन सी अवस्था में होता है? कली अवस्था में। इस प्रकार जैसे ये पूरा जो खिलता नहीं है, तो इसके ऊपर इसका क्या बना रहता है? आवरण बना रहता है। किसका? बाह्य दलपुंज का। जिसकी वजह से ये जो कली होती है तो उसकी क्या हो सकती है? रक्षा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कली की रक्षा कौन करता है, या कली अवस्था में पुष्प की रक्षा कौन करता है, तो आपका आंसर होगा बाह्य दलपुंज। उसके बाद जैसे ही कली खिलने लगेगी, जैसे ही ये निकलेंगे इसके पत्ते बाहर, जैसे ही ये फ्लावर बनने लगेगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। उसके बाद में हमने पुष्पासन बात की।
पुष्पासन सभी पुष्पों में नहीं होता, ये मैंने पहले भी बताया था, कुछ कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो कली अवस्था में पुष्प की जो रक्षा करता है वो करता है बाह्य दलपुंज, और ये इसको पोषण भी प्रदान करता है। उसके बाद आता है दलपुंज। ये वाली जो संरचना है आपको, इसको बोलते हैं हम दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज, जो हमें रंग बिरंगी दिखाई देती है, और इस पूरी संरचना को हम दलपुंज बोलते हैं। अगर इसकी एक पत्ती को अलग कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दल। याद रखना, दलपुंज हमेशा रंगीन होता है, और दलपुंज का कार्य क्या होता है? ये रंगीन होने की वजह से क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? कीटों को ये क्या करता है? आकर्षित करता है, जिसकी वजह से जो परागकण है, यहाँ पर जो परागकण होंगे वो जो नर जननांग से मादा जननांग तक पहुंच जाएंगे। पहले हम इसके सारे पार्ट जान लेते हैं, बाद में ये आपके समझ में आएगा। उसके बाद हमने बात की थी जायांग। ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा ये मादा जननांग होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? जायांग। दूसरी बात, जायांग के भी 3 पार्ट होते हैं। जो नीचे वाली संरचना है ये मटके समान, यहां से इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? अंडाशय। समझ में आ गया? और यहां से जो ये संरचना, ये वाली यहां से यहां तक की, इसको हम बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। और ये ऊपर वाली संरचना है जो इस प्रकार की, इसको हम बोलेंगे वर्तिकाग्र। ठीक है, यानी जायांग क्या होता है? मादा जननांग आता है पुष्प के अंदर, और इसके कितने पार्ट होते हैं? 3। नीचे वाला अंडाशय, बीच वाला वर्तिका, और ऊपर वाला वर्तिकाग्र। अब हमने बात की थी पुमंग की। तो यह संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? पुमंग। इसके भी आप मान के चलो 3 पार्ट होते, जो ये यहां से लेकर यहां तक की ये जो संरचना है, इसको हम बोलेंगे पुंकेसर। और ये जो है यहां पर ये संरचना, इसको हम बोलेंगे परागकोश। और इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण। अंदर क्या होते हैं? परागकण। अब मैंने बताया था कि दलपुंज क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। तो परागकण में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अब आकर्षण कैसे करता है? अगर इसका जो ये रंग बिरंगे पुष्प है, तो कीट इसकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे, और कहां पर बैठेंगे? परागकोश पर। अब परागकोश पर बैठेंगे तो इनके पैरों में या इनके पंखुड़ियों में यहां से क्या इनके चिपक जाएंगे? परागकण। या ये उड़ेंगे, यहाँ जायांग पर पहुंचेंगे तो वो परागकण यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ पर एक तरल जो चिपचिपा पदार्थ होता है, यहाँ पर वो क्या होते हैं? परागकण चिपक जाते हैं और यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाता है? लैंगिक जनन हो जाता है पुष्पों में। या फिर आप ये परागकण हवा के माध्यम से भी आ सकते हैं, या इसी जाति के दूसरे पौधे से वहां पर बैठा और यहाँ पर आकर बैठ गया, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? परागण हो जाता है। ठीक है, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या होता है? यहां तक हो गया। अब हमने बता दिया कि जो दलपुंज होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा रंग बिरंगे होते हैं, वो कम सुगंधित होते हैं, और रात में खिलने वाले फूल क्या होते हैं? ज्यादा सुगंधित होते हैं। तो दोस्तों, जो रात में फूल खिलते हैं वो क्या होता है? दिन में खिलने वालों की बजाय ज्यादा क्या होते हैं? सुगंधित। जायांग आपके समझ में आ गया, मादा जननांग है, और पुमंग आपके समझ में आ गया क्या है? नर जननांग है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।